हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह, फाउंडर ऑफ सेवियर फाउंडेशन। आज मैं आ चुका हूँ आदित्य प्रसाद एसोसिएट्स, आदित्य भैया के पास। आज हम लोग बहुत सी चीज़ें लॉ से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों को हम जानेंगे। आइए भैया के ऑफिस में मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू सर, इतना प्रीशियस टाइम। My privilege. आइए बैठे। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह, फाउंडर ऑफ सेवियर फाउंडेशन। आज मैं आप लोगों को आदित्य शंकर प्रसाद जी से मिलवाना चाहूँगा। ही इज़ अ ग्रेट जेम फॉर द सोसाइटी, इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड ही इज़ अ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट फ्रॉम लास्ट 16 years he is working with the Supreme Court. थैंक यू भैया फॉर गिविंग द प्रीशियस टाइम। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। बिहार के लिए इतना कुछ करते हो आप, पॉलिटिकली भी करते हो, आप लॉ के थ्रू करते हो, हम जैसे स्टूडेंट को बहुत सिखाते हो, कितने सारे केसेस को आप फ्री में भी लोगों की सपोर्ट करते हो। हम सो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत कुछ आपसे जानना है लॉ के बारे में, क्योंकि हमारे जो पूरी हिंदुस्तान चलती है उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट 5 लॉज जो हर इंडियन को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो लीगल आर्किटेक्चर है ना अभिषेक जी, वो बहुत ही वास्ट है। और जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उनकी सोच थी कि भारत एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बने। तो अगर भारत को इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनना है तो उसके लिए भारत का संविधान भी उसी प्रकार का होना चाहिए। तो हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधानों में से एक है। 395 आर्टिकल हमारे संविधान में है। और जिसमें मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फंडामेंटल फ्रीडम्स कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रधानमंत्री का क्या रोल होता है, गवर्नर का क्या रोल होता है, राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है, सांसद का क्या रोल होता है, वो सारी जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं और जो ड्यूटीज़ हैं वो सब हमारे संविधान में डिफाइंड है। अगर भारत के रिश्ते बाकी देशों से कैसे होने चाहिए, क्या उसमें सीमाएं होनी चाहिए, बोलने चालने पे कितना रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ भी सकते हैं और आप यू कैन गेट अवे विद इट, ऐसा नहीं है। बोलने चालने में भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है। तो संविधान बहुत ब्रॉड है। और जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी ने इसको इवॉल्व किया है और जुडिशरी ने उसको एक मोड़ पे ला के खड़ा किया कि हमारा संविधान हर दिन शक्तिशाली और सर्वत्र होता चला गया। तो उसके साथ साथ आपको जैसे भारत के एवोल्यूशन में और भी तरह के बहुत सारे कानून उभरे, बिकॉज एक प्रोविज़न एक वर्ड का खेल होता है लॉ में, आप जानते ही हैं। सिमिलरली क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर कोड है, जो CRPC जिसको कहते हैं, IPC है, आपको CPC है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की फौजदारी, ये आपको जो दीवानी के मुकदमे होंगे वो कैसे होंगे, ज़मीन लेनी है, ज़मीन लेने के लिए कोई अगर एप्लीकेशन लगाना है कैसे लगाना है कोर्ट में, किस तरह से आर्ग्यूमेंट होगा, पार्टीशन होता है, सूट फाइल होता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। मतलब मैं संक्षिप्त में आपको क्या बताऊं, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन को डील करने के लिए जिस तरह से कानून की एक जो प्रक्रिया जो तैयार की गई है, उसमें आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा रखने की सारी संभावनाओं को हमारे कानून के निर्माताओं ने रखा है। ग्रेट। ठीक है। उसके बाद अब आजकल नई चर्चा हो गई है कमर्शियल लॉ की। कमर्शियल लॉ में जैसे कि आपको ट्रेड करते हैं, आपने सपोज करिए कि आप एक व्यवसायी हैं, आपने बाहर से माल ऑर्डर किया, आपने सपोज करिए कि आपने 500 किलो आपने पाम ऑयल ऑर्डर किया, ठीक है, इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए, मलेशिया से किया, सिंगापुर से किया या कहीं और से किया, आपने कोल ऑर्डर किया कहीं से, तो कोल आ रहा है भारत में, तो आपने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑर्डर किया। स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑर्डर करने के साथ साथ आपने उसको जो डिलीवरी देनी थी उसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई। अच्छा। तो माल अगर सपोज करिए कि आपको 100 मीट्रिक टन देना था, उसने आपको 95 मीट्रिक टन दिया। तो आपने केस डाल दिया, बिकॉज पैसे तो 100 के लिए। तो वो कमर्शियल लॉ का एक एंगल हो जाता है। भारत में निवेश हो रहा है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की इंटरनेशनल ख्याति बहुत बड़ी है। तो सारे दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी भारत में निवेश करने की रुचि बढ़ी है।
भारत में निवेश करने के साथ साथ भारतीयों को नई नई तरक्की के साथ साथ नौकरी मिलने की संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं। तो उससे गवर्निंग बहुत लॉ है। जैसे कि मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत एग्जांपल देता हूँ, मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी वकील था। अच्छा। दिल्ली में, दिल्ली जुरिस्डिक्शन के। ओके। तो मैं लगभग 6 साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वकील रहा। तो आप जो शेयर खरीदते हैं, जो शेयर की ट्रेडिंग होती है, राइट। सपोज करिए कि आपने बॉम्बे डाइंग हो गई या रिलायंस हो गई या टाटा कंपनी हो गई या कोई भी कंपनी हो गई, आपने उसका वो लिस्टेड कंपनी, आपने उसका शेयर परचेज कर लिया, ठीक है। या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, तो डायरेक्टर में शेयर की ओनरशिप को लेके झगड़ा हो गया, तो वो एक कानून हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे जनरली मैं करता सब चीज़ हूँ, लेकिन मेरी बिजनेस रिलेटेड ट्रेड संबंधित कानूनों में मेरी रुचि थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, क्योंकि जहाँ पे धंधा है, जहाँ पे माल की आवाजाही है, जहाँ पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें मेरा दिमाग बहुत जाता है। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है भैया? जो इसके पीछे रीज़न ये है, उसके पीछे रीज़न क्या कि देखिए, मैं थोड़ा सा ना पॉजिटिव सोच का आदमी हूँ, और मेरा मानना ये है कि अगर हमारे देश का व्यवसाय अच्छा रहेगा तो आम नागरिक की ज़िंदगी मजबूत रहेगी। राइट। ठीक है। कमर्शियल में तो देखिए, एक वकील के नाते अगर हमसे पूछे तो 2 कारण होता है, एक तो इंटरेस्ट है, दूसरा पैसा। राइट। कमर्शियल केसेस में पैसा अच्छा मिलता है, आप एक्सपोजर गेन करते हो। जैसे कि आपको ये जो कानूनी जो कंपनी का कानून है, NCLT का जो ट्राइब्यूनल है, कंपनी लॉ बोर्ड, पहले कंपनी लॉ बोर्ड होता था, अब IBC हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी। आपने कंपनी चलाई, कंपनी के बुरे दिन हो गए, तो किसी ने आपके खिलाफ पेमेंट आप नहीं दे पाए, तो उसने आपके खिलाफ बैंक्रप्सी का केस डाल दिया, तो ये एक कानून हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं। बैंक, जैसे सपोज करिए आपने घर खरीदा, आपने बैंक का इंस्टॉलमेंट नहीं किया, बैंक ने कुर्की कर दी, राइट। ठीक है, तो उसने आपके खिलाफ सारफेसी में एक्शन ले लिया, सिक्योरिटीज़ एंड एसेट फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन एक्ट, सारफेसी है। इस तरह के कानून को जब आदमी पढ़ता है ना, तो आपकी जो तार्किक क्षमता है बहुत बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। आप काम समझते हैं, आप ट्रेड समझते हैं, आप दुनिया का दार्शनिक आउटलुक समझते हैं, बिकॉज ट्रेड तो ऐसा है जो हर देश के आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। राइट। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से बहुत एक अच्छा अनुभव मिलता है। और जो लोग, इनफैक्ट मैं तो बहुत लोग को बोलता हूँ, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो व्यवसायी हैं या जिनका कानून में रुचि नहीं है, मैं बोलता हूँ कि कम से कम बिजनेस लॉ का आप ज्ञान रखिए। सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल आपने सही बोला कि हम लोग ना सोचते हैं कि सारा काम एडवोकेट ही करे, बट खुद भी नॉलेज गेन नहीं करते हैं। तो आप क्या सजेशन देना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहिए जिससे हमें कम से कम जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उनको एटलीस्ट इतना ज्ञान जरूर होना चाहिए कि वो कुछ डील कर सके? देखिए, पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबके नेचर का नहीं होता है पढ़ाई करना। हमारा तो पेशा ही पढ़ाई करने का है, वकालत का पेशा है मेरा, और इस पेशे में कम से कम मुझे 16 साल हो गए, 16-17 साल हो गए। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि कम से कम जैसे कोई बिज़नेस या ट्रेड में है, हालांकि हर बड़ी कंपनी में या हर छोटी कंपनी में भी अपना उसका लीगल डिपार्टमेंट होता है, राइट, जो उनके कानूनी मुद्दों के साथ या जो भी कानूनी राय लेनी होती है उसके मतलब उसके संदर्भ में जो एक हस्तक्षेप चाहिए वो रखते हैं वो लोग। लेकिन जो व्यवसाय चलाते हैं उनको भी बुनियादी कानून की मतलब जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ बुनियादी कानून ऐसे बताओगे ताकि जो देखेंगे उनको भी ये बुनियादी जैसे मैंने बताया आपको, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया। अच्छा, कि अगर जैसे माल की आवाजाही का मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। अगर आप इसमें अगर हमसे स्पेसिफिक आप पूछिएगा तो फिर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज ये मल्टीपल एरियाज को ये डील करता है। डायमेंशन इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। डायमेंशन इसका बहुत बड़ा है। तो डायमेंशन जब बड़ा है तो सबके अपने चयनित, अब जैसे GST के मामले हो गए, राइट, इनकम टैक्स के मामले हो गए, तो आप कानून की अगर आपको परेशानी, जैसे सपोज करिए कि आपको IT डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया या PMLA का नोटिस आ गया, तो आपको वकील के पास जाना पड़ेगा कि देखो भैया क्या हमसे गलती हो गई, बताओ हमको। तो बुनियादी कानून पढ़ने में क्या होता है कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आजकल बहुत सारे ट्रेंडिंग कॉल्स आ रहे हैं, इधर मैं देख रहा हूँ 1 साल से ना, कि बहुत से मेन भी परेशान हैं। जैसे पहले था कि महिलाओं के प्रति दिक्कत थी, और अभी भी हैं, मैं इसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट आज मर्द भी बहुत परेशान हैं। बहुत मर्द ऐसे हैं जो बता नहीं पाते हैं, और लेकिन वो घुट घुट के जी रहे हैं, उनके ऊपर 376 लगा दिए जाते हैं। तो इसमें
इतना एक्सपीरियंस आपके पास है, आप इसमें क्या सलाह देना चाहते हैं? इसे कैसे बचा जाए, इसको कैसे डील किया जाए? आजकल क्या है कि मानसिकता बहुत बदल गई है, और जिस तरह से महिलाओं के प्रति कानून का जो अवलोकन हुआ है इतने वर्षों से, तो उससे ये हमारे सामाजिक प्रथा को जो चैलेंज करने की जो एक भावना आ गई है कि हम लोग पेट्रियार्कल सोसाइटी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और इसमें मैं काफ़ी हद तक आजकल के जो डिजिटल या मॉडर्न या फेमिनिस्ट ट्रेंड है उनको भी मैं जिम्मेदार, क्योंकि समाज का जो एक बैलेंस था पहले, एक जेंडर बैलेंस जो मैं कहता हूँ, वो आजकल डिस्टर्ब हो गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे फेमिनिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि आप एक महिला को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए हर तरफ से प्रोत्साहन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन परेशानी क्या है कि फेमिनिज्म को जब सूडो फेमिनिज्म बना दिया जाता है कि महिला ही समाज की कर्णधार है अकेले, महिला ही सब चीज़ है, पुरुष नहीं है, बाकी कोई रिश्ते नहीं है, ये जो नेगेटिव सोच को जो बढ़ाया जा रहा है ना, ये आगे कि परिवार कुछ नहीं होता, जीवन कुछ नहीं होता। हमारा जो समाज है, भारतीय समाज जो है, हमारा समाज वेस्टर्न नहीं है, हमारा समाज वेस्ट से लर्न करता है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? वी आर नॉट अ वेस्टर्न सोसाइटी, वी इनकॉर्पोरेट द बेस्ट ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी एंड ब्लेंड इट विथ इंडियन कल्चर। भारतीय प्रणाली को वेस्टर्न सोच से, उसके लाइफस्टाइल को ब्लेंड करके हमारा जीवन यहाँ पे चलता है। तो परेशानी क्या हो गई है कि मॉडर्न दौर में जब लोगों का दिमाग जो है जब बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, तो इस तरह की परेशानी आ रही है। अब जैसे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, लिव इन केसेस होते हैं, दो लड़का लड़की रिश्ते में आ गए, प्यार हो गया, शादी नहीं हुई लेकिन साथ में रह रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए कि फ़र्ज़ करिए कि लड़के के माँ बाप ने लड़की को नहीं एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो रिश्ता टूट गया। अब लड़की ने जाके रेप केस फाइल कर दिया। मैं अभी यही पूछने वाला था, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस जब होते हैं, क्योंकि हम तो हर तरह का केस, हम तो ट्रायल भी करते हैं, सब चीज़ मैंने किया है, तो इस तरह के केसेस जो होते हैं, तो इसमें एक लाइन नहीं होती कि क्या रिश्ता सही है, क्या रिश्ता गलत है। प्यार किसी के साथ हो सकता है। आप जब रिश्ते में आती हैं तो आपको पता होता है कि आप कोई भी रिश्ता अगर शारीरिक तौर पे अगर आगे बढ़ता है तो कंसेंट उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप कंसेंट देती हैं, फिर वो वायलेट हो जाता है, ठीक है। कहीं कहीं केसेस में जहाँ मर्द गलत करते हैं वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है, कि शादी का झांसा देके किसी को फंसाते हैं, संबंध बनाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये समाज में ये जो विकृत प्रथाएं जो आ गई हैं, इसको दोनों समुदाय के लोग को, मतलब महिला समुदाय को भी और मर्द समुदाय को भी, दोनों को आपस में बैठ करके एक रास्ता फॉरवर्ड करना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, कानून इसका समाधान नहीं है। कानून एक राह दिखाता है कि आपने कोई जुर्म किया है या न्याय मिलना चाहिए। समाज तब आगे बढ़ता है जब दोनों महिला पुरुष एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट से बैठ के बात करते हैं कि हमको किस तरह से रिश्तों के आधार को मजबूत करना चाहिए। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना तो उसको बोल दीजिए, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। और चीज़ जैसे हम लोग आउटसाइडर, हमें इतनी लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, बट जैसे अगर कोई मर्द गलत करता है तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सजा, अगर आईपीसी वगैरह में सब कुछ है, बट अगर इस लॉ का अगर कोई विमेन इसका नाजायज फ़ायदा उठाए तो क्या विमेंस के लिए भी कुछ है ऐसे प्रावधान? देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है। अच्छा। क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अभी इस तरह का कोई कानून बना नहीं है। कोई भी अगर इस तरह के केस का मिसयूज़ होता है तो वो तो ट्रायल पे स्टैंड करता है। तो जब दोनों तरफ से वकील पेश होते हैं तो वो ट्रायल में डिसाइड करते हैं कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, किसने किसको क्या झांसा दिया, किसने किसको क्या मतलब किस मुँह में मंत्रमुग्ध किया। तो वो तो ट्रायल का विषय है। और मैंने वही कहा कि इसका समाधान कानून नहीं दे सकता है, संस्कार। इसका समाधान, संस्कार भी बात की चीज़ है। इसका समाधान है कि जब आप किसी भी रिश्ते में जाते हैं तो उसके डूज एंड डोंट्स को क्लियर कर दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आजकल तो तलाक के ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं कि जहाँ लड़की बोलती है कि मैं तुमको चाय नहीं पिलाऊंगी, उस पर तलाक हो जाता है। अच्छा। माँ बाप को प्रणाम नहीं करूँगी, उस पर तलाक हो जाता है। लड़का बोलता है, लड़का लड़की के बिहेवियर से खुश नहीं है, लड़की लड़के के बिहेवियर से खुश नहीं है। कई केसेस में तो ऐसा भी होता है कि लड़की का पहले कहीं से कोई अफेयर था या लड़के का अफेयर था, घर के प्रेशर में आके शादी कर ली, अब फिर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो इस तरह से
देखिए कानून की भी एक सीमाएं है अभिषेक जी। राइट। कानून एक लिमिट तक, कानून का काम क्या है कि समाज के रिश्तों को लीगली रेगुलेट करना, इनजस्टिस को जस्टिस में कन्वर्ट करना। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो क्या तथ्य हैं कि आपने किसी के साथ गलत किया तो आपको सज़ा मिलेगी। राइट। अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, केस आपका खारिज हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या विड्रॉ हो जाएगा या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मेरे एक दो दोस्त का कुछ निजी मामला हुआ था, तो मैंने एक दिन ना, वो बड़ा परेशान था, मुझसे आया मिलने कि यार ऐसी बात हो गई। मैंने बोला तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, एक चार्ट बना लो और चार्ट पे तुम अपने डूज एंड डोंट्स लिख लो और उसके डूज एंड डोंट्स लिख लो। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या कि क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुमको क्या पसंद है, तुमको नहीं पसंद है, उसमें से एक बीच का रास्ता निकाल लो। वाह। उसमें ना तुम जाओगे ना हम जाएंगे, ना पत्नी पति के चार्ट में घुसेगी ना पति पत्नी के डूज एंड डोंट्स में घुसेगा। तो इससे क्या है ना, रिश्तों के कंडक्ट को डील करना आसान हो जाता है। जो मुद्दे इतने से इतने हो जाते हैं वो इतने रह जाएंगे। राइट। एक हारमोनियस घर ही सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना। अच्छा परिवार हो, अच्छे बच्चे हों, व्यवसाय अच्छा चले, पारिवारिक जीवन स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही जीवन का आदेश है, अल्टीमेट गोल है। राइट। तो इसको अब जब हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे सुलझा सकते हैं तो फिर बाद में झूठे केसेस मुकदमे लगा करके सब चीज़ झगड़ा करके कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करने पे फिर क्या फ़ायदा हुआ। कोई फ़ायदा नहीं है। सर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस है, वो स्टूडेंट हैं जो लॉ भी कर रहे हैं, राइट। तो अगर स्टूडेंट को आप जैसा सुप्रीम कोर्ट में लाइक एडवोकेट बनना है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या पढ़ाई देखिए, करनी सुप्रीम चाहिए? कोर्ट में जब मैंने वकालत शुरू की थी 2008 में, बिकॉज मुझे शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना था। मैं मूलतः पटना का निवासी हूँ। तो जब हम पटना से दिल्ली आए थे आज से 24 साल पहले, तो हम ये सोच के आए थे कि हमको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। तो मैंने जब अपनी लॉ की पढ़ाई की ख़त्म 2008 में, मैं लॉ कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की अपनी, और मैंने मास्टर्स किया अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, कॉर्नेल लॉ स्कूल से। तो जब मैंने पढ़ाई की तो मैं शुरू से क्लियर था कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है। लेकिन उसके पहले 5 साल मैंने ज़बरदस्त घिसाई की। मैंने ट्रायल कोर्ट में काम सीखा। अच्छा। मैंने सारे प्रोसेसेस सीखे कि कैसे बेल फाइल होता है, एंटिसिपेटरी बेल फाइल होता है, ट्रायल कैसे होता है, सिविल सूट कैसे फाइल किया जाता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, हाई कोर्ट में रिट कैसे जाती है, आपको कंपनी कोर्ट में कैसे डील किया जाता है। अब तो पहले कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, अब तो NCLT हो गया, NCLAT हो गया है। ठीक है। तो 5 साल में हमने सब चीज़ का सार निकाल के अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट करूं तो फिर मुझे नीचे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे मतलब क्लियर, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बिकॉज माई अल्टीमेट गोल वॉज टू प्रैक्टिस इन द एपेक्स कोर्ट इन दिल्ली। ठीक है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लॉ की पढ़ाई के बाद मेरा ये मानना है कि पहले 5 साल आप नीचे अपने आप को मजबूत कर लीजिए। ओके। काम सीखिए, वकीलों के साथ रहिए, ट्रेनिंग लीजिए, कोर्ट में बात कैसे करते हैं, जज वकील को क्या बोलता है, वकील जज को क्या बोलता है, गवाही कैसे होती है, ट्रायल कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे बनती है, कोर्ट फीस कैसे फाइल होती है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके। तो जब आप ये सारी चीज़ों से परिपक्व परिपूर्ण हो जाएंगे तब आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ द लैंड, आखिरी कोर्ट है। राइट। और वहाँ पे जो बहस होती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होती है। तो अगर आपकी तैयारी नीचे मजबूत है तो आपको ऊपर परेशानी नहीं होगी। जो बताते होंगे जज साहब को, तो वो बिल्कुल ही रूल के अकॉर्डिंग ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक अच्छा संविधान हो गया, अलग अलग तरह के कानून हैं और जिस केस जिस कानून के अंदर आता है उसको उसी हिसाब से फिर बहस किया जाता है जज साहब के सामने। तो जैसे कोई भी केस जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हम लोग की तैयारी होती है, पिटीशन बनाने में कम से कम हम लोग को 10-15 दिन लग जाते हैं, बिकॉज सारा वो लॉ रिसर्च करना पड़ता है, ग्राउंड्स बनाना पड़ता है, पूरा उसका लिस्ट ऑफ डेट सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है कि क्या हुआ, कब क्या हुआ, उस कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया, हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया, तो पूरा उसमें समय लगता है। तो जब वो केस आता है तो उसके बाद हम तय करते हैं कि इस केस को मैं खुद बहस कर सकता हूँ या मुझे किसी बड़े सीनियर एडवोकेट की ज़रूरत है।
तो मैं उनको इंगेज करता हूँ और क्लाइंट का बजट देखता हूँ कि क्लाइंट कितना पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, तो उसके हिसाब से उनका सीनियर इंगेज करते हैं हम। तो ये प्रॉपर एक चैनलाइज भी होता है जिस तरह से, और सीनियर जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, या हाई कोर्ट ने क्या गलती की या लोअर कोर्ट ने क्या गलती की, जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने उस फैसले को वाजिब ठहरा दिया और क्यों हम आए हैं यहाँ पे एपेक्स कोर्ट में, तो ये सब चीज़ जो है हम लोग बताते हैं जज साहब को। और ऐसे ही केस फिर बहस होता है, तो अगर केस में दम है तो एडमिट होगा, नहीं है तो डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा वहाँ पे। सर हमारे लैंडलाइन पे ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, और बहुत से ऐसी मदर्स का कॉल आता है, महिलाओं का कॉल आता है जो जेन्युइनली ना वो गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि ऐसे हम लोग क्या किया जाए। तो क्या हमारी लाइक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लॉ के बारे में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई हमारे संविधान ये ने या कुछ ऐसा है जिससे फ्री में भी किसी के सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट आगे आती है, जैसे डालसा वगैरह दिल्ली में हमने सुन रखा है। जैसे देखिए इस तरह के केसेस में क्या होता है कि जो हाई कोर्ट अगर आप जाइए तो हाई कोर्ट में लीगल एड होता है। अच्छा, लीगल तो यहाँ पे यंग लॉयर्स होते हैं जो फ्री का केस करते हैं। ओके, ठीक है। तो ऐसे जो लोग जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है कि वो अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रख पाएँ, राइट, वो लोग लीगल एड से वकील उनको मिलता है और वो या कोर्ट अपॉइंट करता है, तो फिर वो लोग अपना केस करते हैं, तो फिर वही प्रोसेस में चलता है। ओके सर, एक और प्रश्न है मेरे पास, राइट, कि कितना पैसे होना चाहिए न्याय को लेने के लिए, जैसे अगर किसी का सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें पहुंच चुकी है तो कितना पैसा होना चाहिए उसके, क्योंकि जैसे हमने देखते हैं कि बहुत कॉस्टली होते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स। देखिए मैं एक बेसिक बात बोलूँगा, हर वकील की उतनी क्षमता नहीं होती कि उतना पैसा कमा सके। अच्छा, हर वकील की अलग क्षमता होती है, लेकिन जब भी कोई लॉयर फीस चार्ज करता है वो उस बेसिस पे चार्ज करता है जितना मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है कि केस में स्टेक्स कितना हाई है। अच्छा, स्टेक्स को कैन यू ब्रेक डाउन? मतलब जैसे कि सपोज करिए कि अगर 5,000 करोड़ का केस है, ओके, तो फिर उस हिसाब से फीस चार्ज होती है। अच्छा, ठीक है। बाकी मतलब ये तो बहुत पर्सनल चीज़ है, मतलब मैं इलस्ट्रेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। हर लॉयर का अपना एक बेंचमार्क होता है पैसा चार्ज करने का, एक उसका जो फी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप बड़ा सीनियर एडवोकेट करेंगे तो फिर उनके हिसाब से आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। एक एडवोकेट जो नॉर्मल प्रैक्टिस में है उसको अपने हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। कुछ ऐसे लॉयर्स होते हैं जो यंग लॉयर्स होते हैं जो बेचारे संघर्ष कर रहे होते हैं, वो बेचारे कम दाम में भी केस कर देते हैं, कभी कभी फ्री कर देते हैं कि राइट। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन हाँ, जो आप करोड़पति वकीलों की आप बात कर रहे हैं वो एक सेलेक्टेड लीग ऑफ लॉयर्स है। अच्छा, जो 40-50 साल की मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद वहाँ पहुँचे हैं। तो अगर वो पैसा कमा रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि सब पैसा कमा रहे हैं। नहीं, क्षमता रखते हो, क्षमता में कमी नहीं है, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, और क्लाइंट कैसे मिले, किस तरीके के आपके पास आ रहे हैं? देखिए मैं तो मुझे 16 साल हो गए वकालत में, तो मैंने सब तरह का केस किया है। कमर्शियल केस भी किया है, क्रिमिनल केस भी किया है, सिविल भी किया है, रिट भी किया है, मैंने आर्बिट्रेशन भी बहुत किया है। उसके बाद मैंने आपको कंपनी केसेस किए हैं, जैसे मैंने बताया आपको। मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस किए हैं मैंने। अच्छा, तो सब तरह का काम मेरे पास रहा है। आई एम अ जनरल प्रैक्टिशनर। ओके, तो सब तरह का काम मैं करता हूँ, जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कमर्शियल साइड की प्रैक्टिस में ज़्यादा है। जैसे बताया मैंने ट्रेड का, बिल्कुल, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जहाँ ज़्यादा पैसा है वहाँ आदित्य सर के पास आइए। और नहीं, पैसे की बात नहीं है। देखिए इंटरेस्ट होता है। हाँ, कुछ लोग का इंटरेस्ट होता है जैसे आपको सिविल लॉ में, कुछ का होता है क्रिमिनल लॉ में। ट्रेड एंड कॉमर्स से सिविल लॉ भी आता है। अच्छा, क्योंकि जैसे कि कोई अगर आपको कोई एप्लीकेशन लगानी है या कुछ आपको चैलेंज करना है तो आपको CPC लेना पड़ेगा, या वो जो स्पेसिफिक कानून है उसके हिसाब से आपको फिर उस कानून को आपको लगाना पड़ेगा आपको। सर अभी मैंने आपसे पूछा कि जो लॉ के स्टूडेंट इस कॉन्वर्सेशन को देखेंगे ना, तो मतलब आपके एक्सपीरियंस से 2-3 चीज़ ऐसे बताओ आप जो बहुत ज़रूरी है उनको करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। कैसे कांटेक्ट बनाया जाए, कैसे चीज़ें की जाए, क्या पढ़ाई की जाए, कुछ 3-4 चीज़ें जो आपको लगता है कि 16 साल पहले आपको नहीं पता था, अगर जो आप अपनी एक्सपीरियंस से 2 मिनट में आप बता सकते हो। देखिए हम जब दिल्ली आए थे पटना से तो मेरे पास कुछ नहीं था यहाँ। ये बात सही है कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि बिहार का बहुत बड़ा रहा है, लेकिन मैं तो इस शहर में ज़ीरो से आया था और मैंने खुद को ज़ीरो से खड़ा किया।
संघर्ष करके, ठोकर खा के, पिटते पिटाते जीवन के अनुभवों को गेन करते हुए मैंने सब चीज़ किया है। तो सबसे बड़ा अनुभव है इंसान का खुद का व्यक्तिगत अनुभव। लेकिन 2 चीज़ों पर मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। मेहनत पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि आपकी तार्किक क्षमता कैसी है, आप बोलते कैसे हैं, जजमेंट पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कानून पे पकड़ होनी चाहिए। और दूसरा है कि किस किस तरह के क्लाइंट आपको चाहिए, तो आप लोगों से मिलते रहिए। तो हमारा प्रोफेशन जो है सोशलाइजिंग का प्रोफेशन है। आप जितना लोगों से मिलेंगे उतनी आपकी जान पहचान बढ़ेगी। बाकी ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं, कितना नहीं करना चाहते हैं। कोई लिमिट नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर टैलेंट। लिमिट नहीं है, और किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान तो हर एक्टर बनना चाहता है, राइट, बनते एक ही हैं। राइट। हरीश साल्वे और सोली सोराब जी सबको ही बनना चाहते हैं, बनते एक ही। राइट। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप ऑनेस्ट हार्डवर्क कर रहे हैं ना, किसी भी प्रोफेशन में, वकालत भी वैसे ही प्रोफेशन है, अगर आप ऑनेस्ट हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर आप लगे हुए हैं अपने काम में, अगर आप चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों नहीं हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो दुनिया में आपको रास्ता आगे जाने का मिलेगा ही मिलेगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। राइट। क्योंकि जब मैं आया था बिहार से दिल्ली, तो हमारे पास कुछ नहीं था यहाँ। राइट। ये बात सही है कि मेरे पिता का एक बड़ा पृष्ठभूमि रहा है, मेरे दादा का एक बड़ा पृष्ठभूमि रहा है, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत ज़मीन से उठाया है। मैं जब कॉलेज जाता था तो मैं मुद्रिका लेता था। मुद्रिका? अच्छा। जो बस जाती थी। अच्छा। ग्रे लाइन, ब्लू लाइन, रिंग रोड से हम मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है, तो उस समय मेट्रो नहीं आया था। तो हम सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मॉल रोड जाते थे, वहाँ से मुद्रिका लेते थे, मुद्रिका से सीपी उतरते थे, सीपी से दूसरी बस चेंज करके मैं घर आता था। तो जब बहुत क्लासेस के लिए लेट होने लगा तो मैंने मारुति 800 पापा ने ले लिया। हाँ। कब लिया था पहला अपनी पहली गाड़ी? 2004 में। अच्छा, 2004 मारुति 800। हाँ, 800 अभी भी है वो। अच्छा। सर, मैं आपसे कुछ पर्सनल भी आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं खुद भी जानना चाहता हूँ। मैं आपको 4 साल से जानता हूँ और मैं आपके कुछ पर्सनल चीज़ें जानना चाहता हूँ कि आपके आइडियल कौन है। आप लॉ के लिए इतने जैसे मैं मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो कुछ थॉट प्रोसेस था कि चलो मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो आपको आप वकालत में कैसे जाना चाहते थे? आपकी रूटीन कैसा होता है दिनचर्या की? कैसे आप रूटीन को फॉलो करते हैं? क्या चीज़ें? कैन यू प्लीज़ लेट मी नो? मतलब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा। देखिए, मेरा सौभाग्य ऐसा रहा है कि मेरा ऐसा परिवार में जन्म हुआ, राइट, जहाँ पे हमारे जो दादाजी थे उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। मेरे दादाजी बिहार के बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े राजनेता थे। सर नाम? ठाकुर प्रसाद। ओके, ठाकुर प्रसाद जी था। और उन्होंने जनसंघ की नींव, जो भाजपा की प्रीडिसेसर है, अच्छा, तो उन्होंने जनसंघ की नींव बिहार में रखी। बिहार, झारखंड, अब तो झारखंड हो गया, पहले यूनाइटेड बिहार था। उन्होंने बड़े मेहनत से पार्टी को खड़ा किया, बिहार के बहुत बड़े वकील बने और एक छोटा सा सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था हम लोग का, उसको खड़ा किया, चलाया। 6 बच्चे थे। आज पिताजी का इतना बड़ा नाम है, छोटी बुआ का बहुत बड़ा नाम है। तो मैं हमेशा से क्लियर था अपने बारे में कि मुझे जो भी करना है अपने दम पे करना है। भले पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी जान पहचान की नामी थी, लेकिन इन सब चीज़ों ने मुझे कभी रोका नहीं। और मैंने भी अपने जीवन में बहुत कठिनाइयाँ फेस की। पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता था। क्यों? मार्क्स नहीं आते थे अच्छे। मानसिक रूप से? ठीक है, वो तो मानसिक रूप से। अच्छा, मार्क्स नहीं आते थे। ओके। मेहनत करने के बाद मार्क्स नहीं आते थे। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, घर में डांट पड़ती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैथ्स हमको बहुत टॉर्चर करता था। अच्छा। ज्योग्राफी पढ़ने में हमको परेशानी होती थी, तो फिज़िक्स पढ़ने में परेशानी होती थी। तो इमोशनल स्ट्रगल मेरा बहुत रहा है। लाइफ में खुद को कैसे प्रेरणा देना है विकृत परिस्थितियों में। बीमार बहुत पड़ता था, तो बहुत सारी ऐसे, मतलब मैं कैसे आपको बताऊं। तो बचपन से एक अच्छे परिवार में जन्म तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैंने अपना अग्निपथ खुद चुना। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ये लड़का भले एक बड़े बाप का बेटा ज़रूर है, लेकिन आज अपने दम पे खड़ा है। बिल्कुल। तो आई वॉज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, माई ग्रैंड फादर वॉज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। यस। एंड ही विल ऑलवेज बी, बिकॉज मेरे दादाजी जब गांव से पटना आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था। हम लोग का
जो पैतृक गांव है वो जौनपुर ज़िला में है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ओके। तो हम लोग मूलतः अगर हम लोग देखें तो हम लोग कश्मीरी कायस्थ हैं 16 पीढ़ी पहले। अच्छा। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो उत्तर प्रदेश में आके बस गए थे। तो मेरे जो परदादा जी थे वो जनरल मैनेजर थे जौनपुर बैंक में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि उनके 4-5 बच्चे थे, सबकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। और मेरी जो बुआ दादी लोग थी उनकी पटना में शादी हुई थी, तो वो बोली कि हम लोग ठाकुर को ले जाएंगे हम लोग पटना। तो दादाजी बचपन में पटना आके बस गए। तो फिर उनको पटना इतना सारा स्कूलिंग, कॉलेज, पढ़ाई, वकालत सब चीज़ पटना हुआ। तो उनको पटना में इतना मन लग गया कि उनको सब चीज़ वो पटना को ही अपना सब कुछ त्याग दिया सब चीज़ एकदम। और फिर मेरे जो परदादा जी थे वो भी अपने जीवन के आखिरी 13 साल पटना में बिताए। तो फिर हम लोग प्रॉपर्ली पटना के ही हो गए, शिफ्टेड हो गया कम्प्लीटली। दादाजी जब गांव से आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था, और ये चीज़ मुझे बहुत प्रेरित की। दिल्ली में जब मैं आया तो मैंने यही बोला अपने आप को कि बोलते बोलते भी भावुक हो जाता हूँ कि जब दादाजी गांव से आके इतना बड़ा साम्राज्य बना दिए अपना, बिना किसी, ना बड़े बाप के बेटा थे, ना कोई ऐसा है कि कोई राज परिवार था, किसी अथाह संपत्ति थी या अथाह नाम था, किसी राजघराने से नहीं थे। तो अपने विल पावर और अपने भगवान के आशीर्वाद और भगवान की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना जीवन में बहुत बड़ा मुकाम बनाया। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। और मैंने दुनिया में सब तरह के लोग को देखा, लेकिन मुझे दादाजी से ज़्यादा कोई नहीं दिखा व्यक्ति। तो ये चीज़ मेरे आत्मा में ना बस गई एकदम, और मैंने बोला कि जो भी करूँगा अपने दम पे करूँगा। एंड दैट वाज द बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज। Another reason I became a lawyer was also because of my grandfather, because he was a very successful lawyer. अच्छा, ओके। पिताजी को तो दुनिया जानती है बिल्कुल, लेकिन मेरे जीवन के कर्णधार मेरे दादाजी ही हैं, और वो मरते दम तक रहेंगे। अब भैया हर कॉन्वर्सेशन में मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ कि आपके थ्रू क्या 3 चीज़ आप मुझे बताना चाहते हैं जिसके कारण मैं और भी अच्छा काम कर सकूं, राइट? और तो आप 3 चीज़ मुझे बताएं, और मेरे जैसे यंगस्टर को इतना परसेप्शन। सबसे पहले अपने सपनों में विश्वास रखें। दूसरा, अपने सपनों को पूरा करने में विश्वास रखें। तीसरा, भगवान और वक्त पे भरोसा रखें। ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब पटना से आए थे हमारे पास दिल्ली शहर में कुछ नहीं था। मुझे आज जो भी मिला है लाइफ में सब ईश्वर का चमत्कार है। मुझे दूर दूर तक कोई अपेक्षा नहीं थी कि मैं जीवन में इतना कुछ हासिल कर लूँगा। जो मैंने अपनी जर्नी देखी है और जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे साथ इस जर्नी में रहे हैं, दे नो हाउ मच आई हैव गॉन थ्रू टू बी वेयर आई एम टुडे। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा चौराहे पे लाके खड़ा करेगी। ऐसी परिस्थितियां भी आएंगी जब आपको लगेगा कि यार छोड़ देते हैं भाई, अब से नहीं हो रहा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, हाथ जोड़ लिया। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन टूटना है, झुकना नहीं है। टूटना है, झुकना नहीं है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है सर। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। आपने अपनी विजडम को शेयर किया, और सेवियर फाउंडेशन के लिए, मेरे लिए, और जितने भी लोग देखेंगे बहुत कुछ सीखेंगे कि बड़ा कैसे बनना है। बड़ा वही होता है जो छोटा बन के सीखता है, जो स्ट्रगल करता है, और जो ऐसा नहीं कि हम ये हैं वो हैं। बट सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक जी। इट वाज वंडरफुल टू टॉक टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।